अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है ऑर्डर वन पार्टीज़ टू सूट के दावे में कौन लोग पार्टी बनेंगे। ठीक है, रूल वन कहता है हु मे बी जॉइंड एज प्लेंटिव, यानी कि मुख्तलिफ़ लोग जो है, मुख्तलिफ़ पर्सन जो प्लेंटिव, जिनको हम मुदियान कह देते हैं। मुदई प्लेंटिव को कहते हैं। प्लेंटिव्स जो बहुत सारे प्लेंटिव्स होंगे वो मुदियान होंगे। वो अगर शामिल हो जाए अपने मुश्तरका हक़ के लिए, ठीक है, जहाँ पर क्या होना चाहिए, सेम एक्ट होना चाहिए, सेम ट्रांजैक्शन होना चाहिए। दूसरा अगर क्या कहता है कि सेम एक्ट और सेम ट्रांजैक्शन होना चाहिए। दूसरी इसमें क्या बात है, अगर सेपरेट सूट में भी आते हैं लेकिन वहाँ पे कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट अराइज होता, तो फिर क्या है कि अगर वो चाहे तो एक ही दावे में भी शामिल हो के सारे मुदियान एक ही दावे में भी आके अपना हक मांग सकते हैं। रूल टू कहता है पावर ऑफ कोर्ट ऑफ ऑर्डर सेपरेट ट्रायल, जहाँ पे प्लेंटिव्स के जॉइंडर हो रहा है, यानी कि सारे मिल के दावा जो कर रहे हैं, अगर कोर्ट को लगे उनकी वजह से कोर्ट में कुछ डिले हो रहा है या कोर्ट में एम्बेरस फील हो रहा है वो ट्रायल के प्रोसेस में, तो कोर्ट फिर क्या करेगी, उनका सेपरेट ट्रायल भी कर सकती है या कोई ऑर्डर करेगी जब कोर्ट को मुनासिब लगे, ताकि वो जस्टिस दे। ठीक है, यानी कि जब ये आ जाए कि रूल टू में क्या है कि वो क्या है कि सेपरेट ट्रायल कर सकती है, कोर्ट के पास ये पावर है। फिर रूल थ्री कहता है हु मे बी जॉइंड एज डिफेंडेंट, जैसे प्लेंटिव के लिए था, यहाँ पे डिफेंडेंट भी है कि जितने भी लोग अगर डिफेंडेंट बनना चाहें तो जहाँ पे सेम एक्ट या ट्रांजैक्शन हो, कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट राइज हो रहा हो, तो वो सारे मिलके एक ही दावे में भी आ सकते हैं। फिर रूल फोर कहता है कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर ऑफ जॉइंट पार्टीज, अगर जजमेंट का हक किसके पास है, कोर्ट के पास है। ठीक है, कोर्ट में भी गिवन विदाउट एनी अमेंडमेंट, कोई भी तरमीम किए बगैर अगर कोर्ट चाहे तो एक या एक से ज़्यादा जो प्लेंटिव है उनको रिलीफ दे सकती है, जिसको वो लगे कि वो इसका इंटाइटल है। अगर कोर्ट को लगे कि एक या जो है जो डिफरेंट एक या एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है उनके अगेंस्ट भी जजमेंट दे सकती है, जब कोर्ट को लगे कि इसकी कुछ लाइबिलिटीज़ हैं प्लेंटिव के ख़िलाफ़। ठीक है, फिर रूल फाइव कहता है कि डिफेंडेंट नीड नॉट बी इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ क्लेम। इसमें कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि डिफेंडेंट हर एक रिलीफ क्लेम करे, हर एक डिफेंडेंट जो है यानी वो रिलीफ क्लेम करे अपने दावे में। फिर सिक्स कहता है कि जॉइंडर ऑफ पार्टीज़ लाइबल ऑन सेम कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या कहता है कि कोई प्लेंटिव है जो कि एक सेम कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हुआ है, उसमें या वो सारे प्लेंटिव्स जो हैं जॉइंटली या एक कोई प्लेंटिव जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट के लाइबल थे, उसमें वो क्या करेगा, उसमें सारी चीज़ें शामिल कर दी जाएंगी, पार्टीज़ टू बिल ऑफ एक्सचेंज, होल्डर्स और प्रोमेसरी नोट वगैरह। फिर रूल सेवन कहता है कि व्हेन पार्टीज इन डाउट फ्रॉम वूंड रिड्रेसल इट्स टू बी सो, यानी कि जहाँ पे प्लेंटिफ एक डाउट में हो, शक व शोबों में हो कि कौन से डिफेंडेंट से उसने अपना हक मांगना है, तो क्या होगा, ही में जॉइन टू और मोर प्लेंटिफ, इस केस में क्या करेगा, वो दो या दो से ज़्यादा प्लेंटिफ को दावे में शामिल करेगा, इन ऑर्डर दैट द क्वेश्चन एज टू विच ऑफ द डिफेंडेंट इज लाइबल एंड टू व्हाट एक्सटेंट मे बी डिटरमाइंड एज बिटवीन ऑल पार्टीज, यानी कि कौन सा डिफेंडेंट किस हद तक लाइबल है उसको उसका हक देने के लिए, यानी कि उसकी जो हक तलफी हुई है, तो अगर वो जहाँ पे शक व शुबा में हो तो वो बहुत से ज़्यादा लोगों को भी डिफेंडेंट बना सकता है अपने दावे में, वो भी इसलिए कि वो उसको मालूम कर ले कि कौन सा बंदा जो है उससे वो किस हद तक लाइबल है उसको उसका हक देने के लिए। ठीक है, यानी कि फिर नेक्स्ट आ जाता है रूल एट, ये इंपॉर्टेंट रूल है, जिसको रिप्रेजेंटेटिव सूट भी कहते हैं। रूल एट के साथ हम रूल 12 को मिला के पढ़ेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है, जहाँ पर यानी कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसने एक बिल्डिंग बनानी थी, उसने 100-200 लोगों से जो है कर्ज़ लिया हुआ था, 100-200 लोगों से कर्ज़ लिया और फिर उसने उसको वो कर्ज़ वापस नहीं किया। फिर वो जो सारे लोग थे वो एक ही दावे में शामिल हो गए और वो जो फर्स्ट पर्सन था वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव अपना नाम लिखवा देगा, फिर कोर्ट में वही पर्सन हर एक तारीख पे आएगा, हर एक पर्सन को, हर एक प्लेंटिव या डिफेंडेंट जो है
उनको कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि वो जो प्लेंटिव या डिफेंडेंट जिसने अपना नाम रिप्रेजेंटेटिव के नाम पे लिखवा दिया है वो ही कोर्ट में आएगा, ठीक है। इसको हम 12 में फिर देखेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं, 1 पर्सन मे स्यू और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ अदर इन सेम इंटरेस्ट, यानी कि सेम इंटरेस्ट है, एक पर्सन जो दावा कर रहा है या डिफेंडेंट एज अ डिफेंडेंट जो किसी बिहाफ पे शामिल हो रहा है, तो क्या इसमें क्या कंडीशंस बता दी है। कहते हैं कि नंबरियस पर्सन हो, बहुत सारे लोग होने चाहिए, सेम इंटरेस्ट इन स्यूट यानी कि इंटरेस्ट भी उनका सेम होना चाहिए, परमिशन ऑफ द कोर्ट, अगली बात इसने ये कह दी है कि कोर्ट से वो परमिशन लेगा रिप्रेजेंटेटिव स्यूट के लिए, ठीक है। नोटिस टू अदर प्लेंटिव्स, अगर वो रिप्रेजेंटेटिव स्यूट करना चाह रहा है तो जितने भी प्लेंटिव्स होंगे उनको नोटिस किया जाएगा या पब्लिक एडवर्टाइजमेंट की जाएगी। तो इसका जो खर्चा वगैरह फिर आएगा, तो वो जो फर्स्ट पर्सन था जो रिप्रेजेंटेटिव स्यूट करना चाह रहा है, तो वो खर्चा जो है, जो नोटिस का खर्चा और या पब्लिक एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा है वो किस पर आएगा, वो फर्स्ट वाले पर्सन पर ही आएगा। अभी रूल 12 है, रूल 12 को देख लेते हैं कि क्या कहता है कि अपीयरेंस ऑफ वन ऑफ सिवरल पर्सन और डिफेंडेंट फॉर अदर्स। इसमें क्या कहता है कि वो जो पर्सन है, मतलब प्लेंटिव या डिफेंडेंट जो है जिसने अपना नाम रिप्रेजेंटेटिव बना दिया है, वो ही कोर्ट में आएगा, हर एक प्रोसीजर वो ही देखेगा। लेकिन अगर वो क्या करेगा, यहाँ पे अगर उसको वो अथॉरिटी दी हुई है, 2 क्लास में ये बताते हैं उसको वो अथॉरिटी दी हुई है, तो वो सारे पार्टी से साइन लेगा कि इन सब ने मुझे अपना रिप्रेजेंटेटिव बना दिया है और अब मैं कोर्ट में हाजिर होऊंगा, और वो जो साइन ले ठीक है। तो वो जो साइन होगा वो मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे वो कोर्ट में पेश कर दिए जाएंगे कि एक सबूत के तौर पे, कि कोर्ट को भी पता चले कि हाँ ये पर्सन जो है एज अ रिप्रेजेंटेटिव अभी आइंदा के बाद कोर्ट में आएगा। फिर रूल 9 देख लेते हैं, मिस जॉइंडर नॉन जॉइंडर। इसमें कहता है जो मिस जॉइंडर कि जिनको कोर्ट में होना चाहिए था, ठीक है, मिस जॉइंडर जिनको नहीं होना चाहिए था केस में लेकिन वो केस में है, और नॉन जॉइंडर क्या है कि जिसको नहीं होना चाहिए था लेकिन वो है जिसको होना चाहिए था। देखो इस जिसको होना चाहिए था वो इसमें आ जाएगा, तो और जिसको नहीं होना चाहिए था वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। जिसको नहीं होना चाहिए था वो आ गया है बीच में, और जिसको नहीं होना चाहिए था वो इसमें आ गया है, ठीक है। तो क्या कहता है कि इस तरह जो कि दावे में शामिल हो ऐसे पर्सन, तो नो सूट शैल बी डिफीटेड, यानी कि फिर आगे सेक्शन 10 में हम लोग पढ़ेंगे कि उन लोगों को निकाल दिया जाए या स्ट्रक ऑफ कर दिया जाए, ठीक है, और दूसरे जो सही पर्सन है उसको ऐड कर दिया जाए। इसमें सिर्फ यही है। रूल 10 देख लेते हैं कि सूट इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिव। यहाँ पे कहता है कि अगर एक दावा किया है रॉन्ग प्लेंटिव के ख़िलाफ़, ठीक है, नंबर 1 इसमें 1 जो है इसमें कहता है कि रॉन्ग प्लेंटिव के ख़िलाफ़ दावा किया, फिर क्या होगा कि कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ कोई रॉन्ग प्लेंटिव के ख़िलाफ़ दावा हुआ है और ये बोनाफाइड मिस्टेक है, यानी कि नेक नीति से ये कोई गलती हुई है, यानी कि उसने जानबूझ के ऐसे नहीं किया, तो कोर्ट फिर ऑर्डर करेगी कि उन लोगों को निकालें और दूसरे जो लोग हैं उनको ऐड करें जिनको होना चाहिए था। फिर इसका 2 कहता है कि कोर्ट में स्ट्राइक आउट एंड ऐड पार्टीज़। यहाँ पे क्या होगा कि कोर्ट यहाँ पे ऑर्डर करेगी कि जिन लोगों को निकाल दिया है और दूसरे जो लोगों को होना चाहिए था उनको ऐड किया जाए। एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, किसी भी प्रोसीडिंग के स्टेज पे कहता है नेम ऑफ एनी पार्टी इम्प्रॉपरली जॉइन, कोई पार्टी है वो इम्प्रॉपरली जॉइन हो गई है, ठीक है, जो कि और जो जिनका होना था, जो नेसेसरी या मैंडेटरी पार्टी है जिनको होना था, तो कोर्ट फिर ऑर्डर करेगी कि उन लोगों को एंटर किया जाए उसी दावे में, ठीक है। फिर 3 कहता है नो पर्सन एड एज प्लेंटिव स्यूइंग विदाउट नेक्स्ट फ्रेंड, यानी कि नेक्स्ट फ्रेंड एज अ नेक्स्ट फ्रेंड वो दावे में अगर हुआ है तो नो पर्सन एड एज प्लेंटिव, किसी भी पर्सन को प्लेंटिव में एज अ प्लेंटिव नहीं ऐड किया जाएगा अगर वो नेक्स्ट फ्रेंड के तौर पर वो दावा करे, ठीक है। फिर 4 में कहता है वेयर डिफेंडेंट एडेड, जहाँ पे डिफेंडेंट ऐड हो रहा है एंड प्लेंट टू बी अमेंडेड, तो वहाँ पे प्लेंट भी अमेंड हो जाता है, तो फिर वो जो न्यू डिफेंडेंट है उसको सर्विस ऑफ समन उसी तरह किया ही जाएगा जैसे पिछले किसी डिफेंडेंट को समन किया था। फिर 5 के अंदर कहता है लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 22 के तहत जो है, जो सर्विस ऑफ समन का टाइम तब स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही उसको कोई समन रिसीव हो जाए, ठीक है। फिर 11 में कंडक्ट ऑफ कोर्ट आ गया है कि द कोर्ट में गिव द कंडक्ट ऑफ द स्यू टू विच पर्सन एज इट डीम प्रॉपर। कोर्ट जो है तो वो अपने कंडक्ट के बारे में उस पर हर एक दावे में बताएगी अगर वो उसको प्रॉपर लगे, ठीक है।
फिर 13 है ऑब्जेक्शन एज टू मिस जॉइंडर नॉन जॉइंडर, यानी कि अगर कोई पर्सन कोई पार्टी है जहाँ पे ऑब्जेक्शन आ रहा है कि ये मिस जॉइंडर हुआ है या नॉन जॉइंडर हुआ है पार्टीज़ का, तो जितनी अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी जितना अर्ली हो सके तो वो कोर्ट में आए, कोर्ट को बताए कि ये पर्सन मिस जॉइंडर या नॉन जॉइंडर है, तो मतलब उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाए। और फिर ये होगा कि जैसे ही वो ऑब्जेक्शन उठाएगा तो वो जो जिन पार्टीज़ को होना चाहिए था उसको ऐड कर दिया जाएगा, जिसको नहीं होना चाहिए था उसको निकाल दिया जाएगा।